ये फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ चेंज अंडर मोदीज गवर्नमेंट। तो साल 2014 से पहले और फिर साल 2014 के बाद किस तरह से भारत की फॉरेन पॉलिसी में हाउ डज गवर्नमेंट, जो हमारी पीएम मोदी की अंडर में करंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है हमारी, वो एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल एज आर फॉरेन पॉलिसी किस तरह से किस पॉलिसी पे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी ने जो है इंडिया को एक्सटेंड किया है वर्ल्ड वाइड में, उनकी एक छवि को बेहतर किया है, किस तरह से इंडिया का जो स्तर है वर्ल्ड वाइड ग्लोब लेवल में, जो कि आज जो है पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आता है। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो ग्लोबल लेवल पे जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एज अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में अपनाई, जिससे कि ग्लोब में इंडिया का एक वर्चस्व उठा, एक नाम बना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन लिया गया है पूरा ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो जिसमें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो उसमें जो है पूरी तरह से यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्री से यहाँ लिया गया है। तो ये बेसिकली एक सिटीजन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी जो एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें ऑल द क्लॉसेस जो मेंशन है गवर्नमेंट के, ये सारे क्लॉसेस इस डॉक्यूमेंट्री में उनके मेंशन है, जिसमें कि वो यहीं से क्लॉसेस को उठा के जो है अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में हमेशा अपनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, फॉरेन स्कीम्स जो भी लाए जाते हैं, वो इसी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू अपने जो है पॉलिसीज़ जो है नई नई पॉलिसीज़ लाती हैं, फॉरेन स्कीम्स पॉलिसी। तो यहाँ पर जो है इसके थ्रू हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन किया है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं किस किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंडिया ने एक्सपेंड किया है अपने आप को as in the field of how they can interact more and more countries in the global level, and how can they make their positive impact all around the globe। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो कोर प्रिंसिपल रहा है कि किस जो बेसिक प्रिंसिपल जिस पे वर्क करने की कोशिश वर्क किया है हमारी गवर्नमेंट, कोर प्रिंसिपल जो है उनका वो है वसुधैव कुटुंबकम के कोर प्रिंसिपल वर्क करते हैं, जिसमें हमने सुना भी होगा कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी का बहुत बड़ा नारा है, जिसमें वो बताते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ये इसका एक कोर, ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलती है, जिसका मतलब कहता है द वर्ल्ड इज़ अ कन्वर्स्ड फैमिली। पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह है, संक्षिप्त फैमिली की तरह है। तो एज ए फैमिली हम इस पूरे वर्ल्ड को ट्रीट करना चाहते हैं। इस ये वन सोलर सिस्टम है, वन सन है, वन अर्थ है, तो इस अर्थ की सारी कंट्रीज़ जो हमारी फैमिली की तरह होंगी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का एक फेमस नारा है। इसके तहत वो हमेशा हर एक कंट्री को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको एक परिवार का हिस्से की तरह मान के चलते हैं। और इसी के तहत वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को जो है अपने जो फॉरेन इम्पैक्ट है उसको और बढ़ावा देते हैं। किस किस तरह से भारत का इम्पैक्ट जो है फॉरेन लेवल पे ही बढ़े, ना सिर्फ भारतीय लोगों पे बल्कि विदेशी लोगों पे भी बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल हाई टेबल पे किस तरह से भारत का इम्पैक्ट रहा है। आपको पता है कि जिस तरह भारत पहले यूएनएससी की जो मेंबरशिप होती थी, जिसमें 5 परमानेंट होते थे और 10 नॉन परमानेंट होते थे, तो अब भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना। 2015 में ये हुआ था जब भारत यूनाइटेड नेशन ने भारत को जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से एक डिक्लेयर किया था। फिर आपको पता है यहाँ पर कोपा 26 जो एडिशन था, कोपा 26 समिट एडिशन 26 एडिशन जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था 2040 में, वहाँ पर इंडिया ने इनिशिएटिव रखा था कार्बन फ्री टारगेट का ग्लोबल लेवल पे, कि 2026 तक जो है ग्लोबल लेवल पर ग्लोब को हम जो है कार्बन फ्री का संकल्प लेते हैं कि कार्बन रेस, और आपको पता है कि हानिकारक कार्बन रेस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेस का कितना इफेक्ट पड़ता है आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन में। तो कार्बन फ्री का जो संकल्प था, जो इनिशिएटिव था, वो भारत ने प्रेजेंट किया था वहाँ पर ग्लासगो में हुई कोपा 26 एडिशन समिट पे। फिर आपको पता है G20 प्रेसिडेंसी, जहाँ G20 में भारत का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता था, लेकिन सिंस 2022 हमने देखा कि अंडर या फिर आप सिंस 2014 अंडर पीएम मोदी गवर्नमेंटशिप में जो है G20 में जो है इंडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट लागने लगा है। और अब इंडिया जो है G20 का वन ऑफ द सुपर पावर नेशंस के रूप में जाता है। जब भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है तो एक उनकी अलग ही एक उनका एक अलग स्टैंड होता है वहाँ पर हर एक पॉइंट पर। और उसी का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि 2022 दिसंबर में जो है भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी। पीएम मोदी को इस प्रेसिडेंसी से सम्मानित किया गया था, सबके सामने आपको पता हो, जिसको चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनको हैंड ओवर करी थी प्रेसिडेंसी। और 2023 में आपको जान के खुशी भी हुई थी कि जब G20 समिट की होस्टिंग भारत को मिली थी। भारत पहली बार जो है जनवरी 2023 में जो है G20 के सम्मेलन को होस्ट करा था। तो ये एक बहुत बड़ा
पैगाम था भारत के लिए विश्व भर में। इस तरह से भारत G20 में भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर मेंबर बनता नजर आया है। फिर आप बात कर लीजिए यहाँ पर प्रेसिडेंसी इन एस सी ओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको पता है वहाँ पर भी भारत ने प्रेसिडेंसी हासिल की थी, जिसमें चाइना, जापान कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ होती हैं, तो उनके साथ भी वहाँ पर भी प्रेसिडेंसी भारत ने हासिल की सितंबर 2022 में। G7 नेशंस, जो कि आपको पता है यूरोपियन नेशंस के G7 नेशन होते हैं, जहाँ पर आपके फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन वहाँ जैसी नेशंस होती हैं, तो वहाँ पर भी भारत को जो था इस बार 2022 में गुडविल पार्टनर के रूप में अब जो है बल्कि परमानेंट गुडविल पार्टनर्स बन चुके हैं, जहाँ पर वो एक तरह का न्यूट्रल साइड लेके चलते हैं। इसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया भी है नेशंस, जो कि एज अ G7 मेंबरशिप में जब भी सबमिट होती है तो वहाँ पर एक गुडविल पार्टनर की तरह जो होता है, इंडिया वहाँ पर भाग लेता है, एक न्यूट्रल वे में सोचता है कि G7 नेशंस में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उस पर वो अपना एक न्यूट्रल मत देता है, तो वहाँ पर भारत को गुडविल पार्टनर बनाया गया है G7 नेशंस का। फिर आती है नेबरहुड फर्स्ट। तो ये नेबरहुड फर्स्ट का क्या मतलब है? अपने पड़ोसियों को पहले महत्व देना। देखिए, पड़ोसियों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। आप अपने घर में ही आप एग्जांपल लीजिए कि रिश्तेदारों से पहले आप पड़ोसियों पर जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, जो आपसे दूर रह रहे हैं, जो आपसे पास रह रहे हैं, आप अपने पास वालों को ज़्यादा फोकस करते हैं, चलते हैं। तो वो पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनाई है, किस तरह से उनको फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की। एज यू नो कि भारत जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, अभी सब कॉन्टिनेंट नेशंस में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग, इनफैक्ट दी लार्जेस्ट बन चुका है अब तो, लार्जेस्ट ग्रोथ नेशन बन चुका है इकोनॉमिकल फील्ड में। तो इंडिया है द लार्जेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी इन साउथ एशियन कंट्री। तो वहाँ से जो है इंडिया का एक फाइनेंस, हमेशा जब भी कोई बजट आता है तो उस बजट में हमेशा से एक असिस्टेंट जो है, आपने देखा हो लेटेस्ट ही अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट लॉन्च किया गया है 2019 में। आप देख लीजिए बांग्लादेश के लिए भी हमने यहाँ पर जो था वो अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉन्च किया था वहाँ पर, जिसमें हमने टाइप भी किया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना जो उनकी पीएम है उनके साथ, जो वहाँ पर बीपीएल कैटेगरी लोग थे उनके लिए जो है बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। तो ऐसे बहुत से मौके आपको मिल जाएंगे जहाँ पर इंडिया ने एज अ फाइनेंशियली हेल्प की अपने नेबर कंट्रीज़ की। रेस्क्यू मिशन पे आपको पता है, रेस्क्यू मिशन इंडिया हमेशा एज अ रेस्क्यूअर जाना जाता है। जब मुसीबत किसी देश पे, किसी कंट्री पे आई है, चाहे छोटा से छोटा एक आइसलैंड हो या बड़े से बड़ी कंट्री हो, जितनी बड़ी से बड़ी न्यूक्लियर पावर से भी लेस कंट्री हो, लेकिन उसे भारत की ज़रूरत हमेशा जब पड़ी है, भारत ने हमेशा रेस्क्यू का हाथ दिया है। तो वैसे ही हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को भी बहुत अच्छा हाथ रेस्क्यू में देते हैं। जैसे आप नेपाल का ही एग्जांपल ले लीजिए, जब उनके यहाँ भूकंप आया था 2015 में, तो वहाँ पर मदद प्रोवाइड की। या बांग्लादेश का आप देख लीजिए, रेफ्यूजी मिशन वहाँ पर कराई थी। और साथ साथ नेबर कंट्रीज़ में एक अच्छा तालमेल अच्छा तब बैठाते हैं जब आप उनके यहाँ पर विज़िट करते हैं। आप जैसे ही आपने लेटेस्ट देखा और G20 की जब प्रेसिडेंसी मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वो जस्ट फॉर हिज फ्रेंडशिप विद शेख ऑफ यूएई, शेख सलमान बिन, सिर्फ उनसे वो मिलने गए थे यूएई में, सिर्फ एज ए फ्रेंडशिप तौर पे। कोई इस तरह का कोई मीटिंग नहीं थी या किसी तरह की कोई उनका बायलैटरल क्लैशेस नहीं थे, सिर्फ एक तरह से एक दोस्ती। तो एक तरह से जब ये मेल मिलाप होता है तो दोस्ती बढ़ती है। तो वही चीज़ का यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। डोमिनेशन इज सार्क नेशन है भारत का डोमिनेशन, जो काफ़ी दिखता है आपको कि सार्क में इंडिया का एक नॉट ओनली वन ऑफ द मेजर रोल, बल्कि इनफैक्ट इंडिया इज़ द लीडर ऑफ दैट सार्क समिट। जब भी होता है तो एज ए लीडर के तौर पर इंडिया वहाँ रिप्रेजेंटेशन देता है अपना। फिर आता है यहाँ पर आपके एक्सपेंडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट। अगले पॉइंट पे आते हैं एक्सपेंडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट, किस तरह से ग्लोबल लेवल पे। अब नहीं तो हमने नेबरहुड की बात करी, तो ग्लोबल लेवल पे भी इसी तरह से भारत ने अपने पक्ष को मजबूत किया। जैसे कि हम जानते हैं, ना सिर्फ नेबर कंट्री के साथ, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो बड़ी बड़ी पावरफुल नेशन है, आप रशिया की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इनफैक्ट चाइना। रिसेंटली हमारे जो रिलेशन हैं वो थोड़े से हीट अप हुए हैं चाइना के साथ, बट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जो है एक शांति अमन का हाथ बढ़ाने में नज़र आए हैं। हमेशा से होता है, इंडिया हमेशा से पहल करता है, इंडिया जाना जाता है हमेशा से अ नेशन हु ऑलवेज डू एप्लीकेशन फॉर पीस। वो कभी भी वॉर या किसी तरह कंटेमिनेशन के लिए जान जाता है, हमेशा पीस के लिए जान जाता है। तो हमेशा से इंडिया ने जो है ऐसा न्यूट्रल स्टैंड या फिर पीसफुल स्टैंड के रूप में जो वर्ल्ड वाइड पे अपनी छवि बनाई है। जैसा कि हम रशिया के साथ जानते हैं, रशिया इंडो के रिलेशन आप जानते हैं कि यूरोपियन लेवल पे किस तरह से जब यूक्रेन रशिया के वॉर के रिलेशन आए थे, तो वहाँ पर भी इंडिया ने रशिया के साथ जो पुरानी 1971 वॉर से, जो कि आप जानते हैं
एक वो फ्रेंडशिप की जो नींव रखी गई थी वो आज भी इंडिया उसको निभाता है। ऐसा न्यूट्रल स्टैंड खड़ा हुआ था वहाँ पर अलॉन्ग विद चाइना। तो इंडिया की रशिया की जो फ्रेंडशिप दिखाता है। इनफैक्ट आपके जो रिलेशन देख सकते हैं आप कि रफ़ाल जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करा है रशिया ने। सबसे पहली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो थी, या फिर आप कह लीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये सब रशिया से हमें प्रोवाइड होती है। तो डिफेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत को रशिया से प्रोवाइड होता है। तेल जो होता है आपका, जो कि ऑयल, पेट्रोलियम और आपके लिए HPCL प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे जो आपके रशिया से प्रोवाइड होते हैं। तो एक बहुत अच्छा हेल्पफुल और एक कह सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर रहा है हमारा रशिया के साथ। अलॉन्ग विद UK, USA के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, उससे पहले आप प्रेसिडेंट बराक ओबामा से आप लगा लें, तो तब से जो है हमारे PM नरेंद्र मोदी का, जब से उनके रिलेशन जो है हर एक, जो वहाँ पर प्रेसिडेंट बदलते गए लेकिन इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। तो USA के साथ हमारे रिलेशन बिल्कुल भी बिगड़े नहीं है कभी। आप देखते हैं हमेशा से फ्रेंडशिप और मजबूती दिखती है। सेम गोज़ विद फ्रांस और फिर जर्मनी, चाइना, हर किसी के साथ एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने एक वो पॉजिटिव इमेज बनाई है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने में। नेक्स्ट आते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन में किस तरह से इंगेज किया गया है। पुराने कंस्ट्रक्ट तो जैसे आप जानते हैं कि G20 क्लैश हो गया, G7 हो गया, संघाई कॉरपोरेशन हो गया। लेकिन नए नए क्लैशेस में क्या पर है यहाँ पर, तो आप जानते हैं जैसे इंडो पैसिफिक आइलैंड समिट में भी इंडिया एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है अलग अलग जो है आपके कह सकते हैं, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि जो अलग अलग बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी इंडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है। जैसे इंडो पैसिफिक आइलैंड समिट में अब इंडिया एक हिस्सा बन चुका है, सुआ में जो हुई थी 2014 में। फिर उसके अलावा जो इंडिया का पैसिफिक आइलैंड्स के साथ जो कोऑपरेशन समिट हुई थी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हुई थी वहाँ पर बढ़ावा के लिए, वो जयपुर में हुई थी 2015 में। या चाहे पहली इंडो नॉर्डिक समिट जो थी वो 2018 में हुई थी नॉर्डिक नेशंस के साथ 2018 में। तो चाहे आप इसकी बात कर लें, या इंडो सेंट्रल एशिया समिट जो थी वो भी 2022 में हुई थी, या इंडिया कैरिकॉम मीट की बात कर लें जो 2019 में हुई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव मल्टीलैटरल नेशन टाइज में भी इंडिया जो है भाग लेता है मोस्ट ऑफ दी मीटिंग्स में। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है हर एक मल्टीलैटरल नेशन टाइज में। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं किस तरह से इंडिया एक पावरफुल, नॉट ओनली एज अ वेपनरी फॉर्म और एज अ पॉपुलेशन फॉर्म, बट ऑल्सो इवन इन दी ऐसे आप कह सकते हैं एक जब एक एज ए जुडिशियल बेंच के रूप में भी जब आप देखते हैं तो इंडिया का भी एक अपना ही सेपरेट मत और एक अपना ही जो है पोटेंशियल मत जो है एक डिफरेंट वैल्यूएबल उनका भी स्टैंड एक क्रिएट होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जब इतने सारी मीटिंग्स पर हमारा इंडिया का इंक्लूजन आता है। नेक्स्ट पे बात कर लें अगर आप गए तो इंडिया की ग्लोबल इनिशिएटिव्स किस तरह से रही हैं। इंडिया की ग्लोबल इनिशिएटिव, जैसा आप जानते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे किस तरह से अपनी अपनी एक पॉलिसीज़ का सौगात दिया है। जैसे हमने देखा इंडिया में डेली हमारे स्कीम्स लॉन्च होती रहती हैं अप टू या फिर आप कह लीजिए हर साल बजट में स्कीम लॉन्च होती है। तो देश को तो हमेशा ही PM मोदी सौगात देते ही हैं अपनी कुछ ना कुछ नए डिफरेंट स्कीम्स के साथ। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे किस तरह से अपनी स्कीम्स का सौगात दिया है उन्होंने, तो आप जैसे बात कर लें इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में जो था वो इंडिया की तरफ से इसका इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इवन 2015 में आप जानते हैं तो योगा, इंटरनेशनल योगा डे की जो खोज थी वो भी भारत से शुरू हुई थी। इसका भी जो इनिशिएटिव थी, इसकी पहल भी यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। या फिर आप बात कर लीजिए यहाँ पर आयरिस की बात कर लीजिए, जो कि आयरिस यहाँ पर हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स। तो जो जितने आइलैंड स्टेट्स हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, जो कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी बिल्डिंग में, उनकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जो है इंडिया ने यहाँ पर पहल की है। वहाँ पर एक बड़ा हिस्सा जो है इंडिया फाइनेंशियल हेल्प के रूप में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोवाइड कराता है, वहाँ पर इंडिया का एक सौगात है बहुत बड़ी। या फिर आप बात कर लें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये जो पहल थी ये भी उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ 2021 पे चलाई थी, जिसमें एक सूरज होगा, एक जिसका कहना था कि एक सूरज एक विश्व, और एक ही उस सांचे में वो एक विश्व को एक परिवार की तरह रखा जाए। जैसे कि हमने देखा जो कोर प्रिंसिपल भी है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हम जानते हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर, और रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको पता है कितने रेस्क्यू ऑपरेशन, जब जब बात आती है किसी आपातकाल की तो भारत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करता है। चाहे आप बात कर लें यूक्रेन की, यूक्रेन में जो अभी लेटेस्ट हुआ 2022 में ऑपरेशन शक्ति, आपको पता है किस तरह यूक्रेन में
जो था रशिया यूक्रेन। इनफैक्ट इवन इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशन विद रशिया, बट डजेंट मीन कि हमने यूक्रेन को कभी तवज्जो नहीं दी। तो यूक्रेन के भी हमने जो है जो भी रेस्क्यू मिशंस थे प्रोवाइड कराए वहाँ से। नॉट इवन इंडिया के स्टूडेंट्स जो हमारे वहाँ मेडिकल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा स्टूडेंट है। इनफैक्ट जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज थी, इनफैक्ट आप पाकिस्तान के भी जो काफ़ी मात्रा के स्टूडेंट्स जो थे वो इंडिया के रेस्क्यू मिशन के तहत जब वापस अपने घर भेजे गए। तो दिस शोज़ द फ्रेंडली नेचर ऑफ इंडिया। इस तरह से वो हर जगह अपना एक हाथ बढ़ाता है रेस्क्यू के लिए। चाहे आप ऑपरेशन देव शक्ति की बात कर लें अफ़गानिस्तान में, ये अफ़गानिस्तान में जो तालिबान अटैक होता है एकदम से अचानक से तालिबान ने जो था टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंसी को। तो उस दौरान जो थे बहुत से भुखमरी की सिचुएशन आई थी, तो वहाँ पर लोगों को मुहैया कराई थी मदद हमारी भारतीय सेना की तरफ से। तो या फिर आप बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु या वंदे भारत मिशन जो कोविड के टाइम पे चला था। आप जानते हैं आप बहुत सभी जब कोविड में बहुत से हमारे जो एनआरआई या फिर हमारे जो छात्र या फिर जो आप कह लीजिए जो हमारे वर्किंग पीपल थे वहाँ पर, जॉब पीपल जो अपने बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो उन सबको घर वापसी के लिए, क्योंकि उस दौरान बहुत ही दिक्कत थी पैंडेमिक में, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। तो वहाँ पर इंडिया ने वंदे भारत मिशन चलाया था जिसके तहत उन्होंने लाखों लोग इवन बहुत से मात्रा में देश विदेश से, मतलब कहते पूरे विदेश के कोने कोने से, जहाँ से भी आप, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, यूरोप से, जहाँ जहाँ से भी हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जॉब वर्किंग पीपल थे उनकी फैमिली सहित वापसी कराई, घर वापसी भारत में। फिर आप बात कर लें चाहे मिशन सागर की जो 2020 में रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया था, मिशन समुद्र, ऑपरेशन समुद्र मैत्री की बात कर लें जो इंडोनेशिया में जब भूकंप आया था 2017 में, या फिर आप बात कर लें ऑपरेशन इंसानियत की, ये था जो कि बांग्लादेश में जो कि रेफ्यूजी से रिलेटेड क्राइसिस थे उस समय। तो जो रेफ्यूजी पीपल थे उनको उनके लिए हेल्प प्रोवाइड कराई थी। वहाँ पर भारत ने आश्रय दिया था, भारत में उनको एक स्पेसिफिक एरियाज़ में उनके लिए लैंड कोटा प्रोवाइड कराया जो बांग्लादेश से रेफ्यूजीज़ आए थे। या फिर कह लें आप ऑपरेशन संकट मोचन जो साउथ सूडान में हुआ था, ये भी उस समय एक भारी भयंकर युद्ध की स्थिति थी। तो उस समय साउथ सूडान में जो था ये ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। या ऑपरेशन राहत की बात कर लें जो यमन में चलाया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल की बात कर लें, यहाँ पर आपको पता बहुत भारी भूकंप आया था नेपाल में, तो उस पर चलाया गया था ये ऑपरेशन मैत्री। तो ऐसे बहुत से रेस्क्यू मिशन हैं जहाँ पर भारत ने अपनी सिद्धिता को जो है स्पष्ट रूप से प्रभावित किया था। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि MEA इनिशिएटिव्स जो कि किस तरह से हमने पीपल आउटसाइड द कंट्री, पीपल इनसाइड द कंट्री के लिए तो काफ़ी हमारे मिशंस और स्कीम्स चलती है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए किस तरह से मदद मुहैया कराया जाता है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस डिफरेंट तरीके से जो है यहाँ पर जो विदेश में रहने वाले लोग हैं NRIs या फिर जो यहाँ से विदेश जाने वाले हैं उनके लिए डिफरेंट यहाँ पोर्टल्स खोले गए हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू उनकी मदद होती है। चाहे E-माइग्रेट की बात कर लें जिसमें आपको रिक्रूटमेंट कराया जाता है भारत के जो अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं या किसी तरह की आगे जाके अपनी हाई स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो E-माइग्रेट के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू जो है उनके लिए काम आसान किया गया है कि आप जाके बाहर जाके भी जो अपने कैरियर बना सकते हैं। मदद एक पोर्टल बनाया गया, ये बेसिकली NRIs के लिए बनाया गया है जो कि बाहर रहते हैं, भारत से बाहर। और जैसे कभी कोई रेस्क्यू क्राइसिस हो गया या किसी आप कहते हैं जैसे अर्थक्वेक हो जाता है या जैसे यूक्रेन में सिचुएशन आ गई थी, तो उस दौरान जो था इस पोर्टल के थ्रू जो थे बहुत से जो हमारे भारत से के लोग जो थे वहाँ पर थे जो कि यूक्रेन में रह रहे थे अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड या अपनी जॉब से रिलेटेड। तो इस पोर्टल के थ्रू उनके लिए काम बड़ा आसान हुआ, मदद जो थी उनको बहुत ही चुटकियों में पहुँचाई गई, बहुत ही आसान हो गया काम, जिससे कि ऑनलाइन इस मदद पोर्टल के थ्रू। ई सनद की बात, ई सनद में क्या था कि ई सनद में आपके यहाँ पर जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे आप एज अ कैरियर के लिए बाहर गए हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आपके भारत में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने में ये पोर्टल आपकी बहुत मदद करता है। आपको ज़्यादा अपने देश वापस लौटना नहीं पड़ता है, पोर्टल के थ्रू ही आपका काम हो जाता है। या फिर बात कर लें यहाँ पर ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, इस पोर्टल में जो है जो MEA है हमारी और जो स्कीम्स है और जो बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच का एक कम्युनिकेशन गैप जो है उसको फिल करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई तरह की जैसे कि यहाँ पर किसी भी तरह की मदद प्रोवाइड करानी हो, कोई भी स्कीम का लाभ जो कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, उसका लाभ वो किस तरह प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए ये पोर्टल क्रिएट किया गया है। और भी बहुत इसी तरह से काफ़ी मदद मुहैया प्रोवाइड कराई जाती है भारत की तरफ से। नेक्स्ट प्रोवाइड की बात करते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स, किस तरह से NRIs के, जैसे मैंने कहा कि बाहर के यहाँ पर भी जो बाहर के NRIs हैं, जो हमारे बाहर रहने वाले हमवतन साथी हैं, उन लोगों के लिए किस तरह से मदद कराई जाए, या फिर जो बाहर से भारत में आते हैं उनके लिए किस तरह से मदद होती है यहाँ पर।
तो उनके लिए किस किस तरह से भारत असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू मतलब इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इक्वल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में जो भारत से यहाँ भारत आता है उनको प्रोवाइड कराई जाती है पूरी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है जो विदेश से भारत में आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने, तो उनको एक प्रॉपर सर्टिफाइड जो है एग्रीगेटेड ग्रेड ए जो NAARC से ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके थ्रू डिग्री प्रोवाइड कराता है। प्लस स्कॉलरशिप्स की भी जो मांग है वो भी पूरी करता है। टेक्निकल कंसल्टेंसी उनके कैरियर काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पर किस तरह से उनके कैरियर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। सिविलियन एंड मिलिट्री कोर्सेज जैसा आपको पता है, मिलिट्री ट्रेनिंग में भी आपको पता है जैसे बहुत से अफ़गानी ऑफिसर जो होते हैं IMA से या फिर OTA से हर साल रिक्रूट होके जाते हैं। इवन अभी तालिबानी ऑक्यूपाइड गवर्नमेंट में भी जाके वो अभी भी जो है हमारे रिक्रूट होके जहाँ से जो है मतलब ट्रेन होके कमीशन होके जो है वो अपने देश जाते हैं। बहुत से भारी मात्रा में अफ़गानिस्तान से नेपाल से आए हुए जो कि एज एन ऑफिसर जहाँ से कमीशन होके जाते हैं, या फिर और बाकी जितने भी असिस्टेंस वो प्रोवाइड कराते हैं उनको, या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का भी उनको जो स्कीम्स का लाभ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यूक्रेन के क्राइसिस के समय हुआ था, तो भारत की जो स्कीम्स थी उनको उस स्कीम्स के जो सारे लाभ थे उस दौरान, क्योंकि बहुत मुसीबत में थे, तो सब हर उस स्कीम का फ़ायदा उन विदेश में रहने वाले हमारे छात्रों को भी, हमारे हमवतन छात्रों को भी प्रोवाइड किया गया। तो इस तरह से जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर वर्क्स करती है। ये जो पॉइंट्स हैं जिस पे हमने काफ़ी हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, कैसे लोगों पर जो है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेशंस तक एक अपनी इमेज बनाया जाए। इट्स नॉट लाइक जस्ट लाइक कि इंडिया इज़ अ कंट्री है, नॉट ओनली इट शुड बी नोन एज अ पावरफुल एज अ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट ऑल्सो in terms of the capacity India should known as the one of the powerful nation of the globe। सो वीडियो आपको पसंद आई, कैसी आई लगी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा बिल्कुल, और नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है मैं बता दूँ उन्हें सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको तमाम नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिलेगा। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करें, हमें ही मदद मिलेगी। हम आपको जल्दी लाइव स्ट्रीम पे भी आएंगे 1000 सब्सक्राइबर करती, तो आई होप आप हमारी इसमें मदद ज़रूर करेंगे 1000 सब्सक्राइबर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।